हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्कुल नए प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आज की हमारी क्लास साइंस की प्रैक्टिस सेट की 21वीं क्लास है। इसके पहले की 20 क्लासेस भी इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पर सारी क्लासेस डली हुई हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट की और कुछ मॉक टेस्ट के नाम से। और हर एक क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। अगर एक क्लास की बात की जाए तो हर एक क्लास में हमने लगभग 20 से लेकर 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। और एक एक प्रश्न को हमने इतने डिटेल में इतने अच्छे से पढ़ा है कि अगर आप एक प्रश्न ध्यान से पढ़ लेते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, तो एक प्रश्न से लगभग आपके 3 से 4 प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। तो अब आपके पास लास्ट 10 दिनों का टाइम बचा है। इस टाइम पे आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही है इसको आपको फॉलो करना है। एक एक क्लास अच्छे से देखना है और समझ समझ के हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप एग्जाम में साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इसकी गारंटी है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि यदि किसी कारणवश हमारी आंतरिक उपकला की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से अक्रिय हो जाएं तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा। अग्नाशयी एंजाइम तथा मुख्य रूप से ट्रिप्सिन एवं लाइपेज प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। आमाशय का पीएच एकाएक कम हो जाएगा। पेप्सिन अधिक प्रभावी हो जाएगा और पेप्सिन द्वारा प्रोटीन्स का प्रोटीएज तथा पेप्टोन्स में जल अपघटन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पैराइटल कोशिका की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पैराइटल कोशिका। तो ये जो पैराइटल सेल्स होती हैं, पैराइटल कोशिका होती हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? आमाशय में या फिर एस्टमक में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? आमाशय में पाई जाती हैं। अभी आमाशय में काम क्या करती हैं? तो पैराइटल कोशिका जो होती हैं ये HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्राव को प्रभावित करती हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करती हैं। अब जो HCl है, HCl का मेन काम क्या है? एक तो आमाशय में अम्लीय पीएच बनाए रखना। क्या काम है? अम्लीय पीएच बनाए रखना आमाशय का। दूसरा काम इसका है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। क्या करना? पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देना? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देना। अब पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन। तो अगर पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। साथ ही पेप्सिन को काम करने के लिए अम्लीय वातावरण चाहिए होता है। जो पेप्सिन है ये अम्लीय वातावरण में ही एक्टिव होता है और इसके लिए जो पीएच चाहिए होता है 1.5 से लेके लगभग 3.5 पीएच इसके लिए चाहिए होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। अब बात ये आ गई कि अगर जो पैराइटल सेल्स हैं ये आंशिक रूप से अक्रिय हो जाए, यानी ये अच्छे से काम ना करें। अगर ये अच्छे से काम नहीं करेंगी तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका स्राव कम होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव कम होगा तो अम्लीयता कम होगी, यानी जो पीएच है हमारे आमाशय का वो बरकरार नहीं रहेगा, यहाँ की अम्लीयता बरकरार नहीं रहेगी। जब अम्लीयता कम हो जाएगी तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसका परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और परिवर्तन के अलावा जब परिवर्तन नहीं होगा, पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा, तो पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा तो यहाँ पे प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाएगा। प्रोटीन का पाचन क्या होगा? प्रभावित होगा। ये सारी क्रिया जो है ये प्रभावित हो जाएगी अगर पैराइटल कोशिका आंशिक रूप से अक्रिय हो गई तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कि पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का प्रोटीएज तथा पेप्टोन्स में जल अपघटन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान मोटाई की एक लोहे की कील व एल्यूमिनियम की कील को हथौड़े से पीटने पर एल्यूमिनियम की कील आसानी से चपटी हो जाती है, क्योंकि लोहे की तन्यता एल्यूमिनियम की तन्यता से ज़्यादा होती है। लोहे की आघातवर्धनीयता एल्यूमिनियम की आघातवर्धनीयता से ज़्यादा होती है। एल्यूमिनियम की तन्यता लोहे की तन्यता से ज़्यादा होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर ये जो प्रश्न है ये प्रश्न बना कहाँ से है, तो क्लास 8 के NCERT में एक टॉपिक दिया है जिसका नाम है धातु एवं अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में धातु की भौतिक गुण दिए हैं, धातु की भौतिक प्रॉपर्टी दी है। इसको हमने पढ़ा भी है अच्छे से कि धातुओं की भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टी क्या होती हैं और अधातुओं की भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो धातुओं की जब हम भौतिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, भौतिक गुण पढ़ रहे थे, तो भौतिक गुण में हमने 2 गुण और पढ़े थे। कौन सा? पहला है तन्यता। पहला क्या है? तन्यता। और दूसरा है आघातवर्धनीयता। क्या है? आघातवर्धनीयता। अब तन्यता क्या होता है, आघातवर्धनीयता क्या होता है? तो तन्यता
क्या होता है, अगर हम किसी धातु को खींच के एक पतले तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वही क्या कहलाता है, धातु के तन्यता का गुण कहलाता है। तो किसी धातु को हम कितने अच्छे से खींच के कितने पतले से पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही क्या कहलाएगा, धातु के तन्यता का गुण कहलाएगा। जैसे गोल्ड है, गोल्ड कितना तन्य होता है, आप देखिए, आप 1 ग्राम भी गोल्ड लेते हैं तो उससे लगभग 2 मीटर एक चैन यानी एक तार तैयार हो जाती है। तो तन्यता क्या है, धातु को तार के रूप में बदलना क्या कहलाता है, तन्यता। वहीं पे आघात वर्धनीयता क्या होती है, आघात वर्धनीयता यानी धातु को पीट के एक चादर के रूप में या एक सीट के रूप में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। अब यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें लोहे और एल्यूमिनियम की, तो यहाँ पे बोला है कि अगर हम एल्यूमिनियम की और लोहे की कील दोनों को पीटते हैं तो एल्यूमिनियम की कील आसानी से चपटी हो जाती है। क्यों चपटी हो जाती है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम की आघात वर्धनीयता ज़्यादा होती है, इसकी आघात वर्धनीयता क्या होती है, ज़्यादा होती है, और लोहे की आघात वर्धनीयता क्या होती है, कम होती है। इसी वजह से जो एल्यूमिनियम की कील है ये आसानी से चपटी हो जाती है, जबकि लोहे की कील आसानी से चपटी नहीं होती। तो कुल मिला के एल्यूमिनियम की आघात वर्धनीयता लोहे से अधिक होती है, इसीलिए एल्यूमिनियम की कील आसानी से चपटी हो जाती है। और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये किसी में नहीं दिया है। यहाँ पे तन्यता दिया है, यहाँ पे तन्यता, यहाँ पे आघात वर्धनीयता तो दिया है लेकिन लोहे की ज़्यादा दिया है, एल्यूमिनियम की कम दिया है। तो या तो आप इसको सुधार सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तब भी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न में अगर बात की जाए तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम की आघात वर्धनीयता ज़्यादा होती है, लोहे की नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन स्वस्थ आहार के लिए सही है। खाने के बीच में हमेशा उच्च ऊर्जा वाले स्नैक्स खाना स्वास्थ्यवर्धक है, क्योंकि यह प्रचुर मात्रा में विटामिन एवं ऊर्जा देते हैं। फल एवं सब्जियां अच्छे चुनाव हैं, क्योंकि इनमें उच्च ऊर्जा होती है। एक संतुलित आहार में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा थोड़ी सी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं फाइबर होना चाहिए। आहार में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं फाइबर व जल की प्रचुर मात्रा स्वस्थ आहार के लिए सर्वोत्कृष्ट है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर स्वस्थ और संतुलित आहार की बात करें तो स्वस्थ और संतुलित आहार में क्या होना चाहिए, तो स्वस्थ और संतुलित आहार में सारी चीज़ें सभी पोषक तत्व मौजूद होना चाहिए। जैसे कार्ब भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, जो कि हमको ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, प्रमुख स्रोत होता है। प्रोटीन भी होना चाहिए, अगर प्रोटीन नहीं होगा तो वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रोटीन का काम क्या है, वृद्धि करना और साथ ही ऊतक की मरम्मत करना यानी उसकी देखभाल करना, ये प्रोटीन का काम हो जाता है। और अगर वसा नहीं होगा तो ऊर्जा भी नहीं प्रोवाइड हो पाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के बाद जो ऊर्जा मिलती है वो हमको कहाँ से मिलती है, वसा से मिलती है। ये संचित ऊर्जा रखता है, अपने पास ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। और कुछ विटामिन का अगर अवशोषण की बात की जाए तो वसा के माध्यम से कुछ विटामिन का अवशोषण भी होता है। तो अगर वसा नहीं होगा तो ऊर्जा भी नहीं मिलेगा और कुछ विटामिन का अवशोषण भी प्रभावित होगा। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये तो होने चाहिए। इसके साथ साथ रेशा यानी फाइबर भी होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, पाचन में सहायता करता है। क्या करता है, पाचन में सहायता करता है। पाचन और आंतों को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उपयोगी होता है। उसके अलावा जल भी होना चाहिए। शरीर के जितनी भी वाइटल एक्टिविटी होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, इनके लिए जल बहुत ही आवश्यक है। तो संतुलित आहार में या अगर हम स्वस्थ आहार की बात की जाए तो स्वस्थ आहार में क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रेशा और जल, ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अब देखिए हम ऑप्शन पे आते हैं। तो खाने के बीच हमेशा उच्च ऊर्जा वाले स्नैक्स ना, हमेशा उच्च ऊर्जा वाले स्नैक्स लेना ये अच्छी आदत नहीं होती है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है फल एवं सब्जियां अच्छा चुनाव होते हैं। हाँ, फल और सब्जियां अच्छे विकल्प हैं, ये अच्छे चुनाव होते हैं, लेकिन इन्हीं में से सारे हमको पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं। अब इसमें कुछ विटामिन, खनिज, फाइबर आदि मिलते हैं, लेकिन जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा हमको सारी फल और सब्जियों से नहीं मिल पाती हैं, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। एक संतुलित आहार में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तो हमको सबसे पहले जरूरत पड़ती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आहार में वसा होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, जल की प्रचुर मात्रा स्वस्थ आहार के लिए सर्वोत्कृष्ट होती है। यही प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। इसका आवर्तकाल 0.3 सेकंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज, आवर्तकाल 10 सेकंड, आवृत्ति 3 हर्ट्ज, आवर्तकाल 0.1 सेकंड, आवृत्ति 10 हर्ट्ज, या आवर्तकाल 10 सेकंड और आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे बोला है कि कोई लोलक है 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। कितना करता है, 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। अब बताइए इसका आवर्तकाल और आवृत्ति कैसे निकालें।
निकालेंगे। तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू क्या होता है, दोलन की संख्या, नंबर ऑफ दोलन्स अपॉन टाइम। ठीक है, दोलन की संख्या और बटे में समय। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोलन की संख्या कितनी है 30, तो 30 बटे समय कितना है 3 सेकंड, समय कितना है 3 सेकंड है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10 हर्ट्ज। कितनी आ जाएगी 10 हर्ट्ज। अब हमको निकालना है आवर्तकाल। आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/आवृत्ति। क्या होता है 1 फ्रीक्वेंसी या 1/आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे आवर्तकाल हमको निकालना है, तो ये 1 तो रहेगा ही। आवृत्ति हमने अभी कितनी निकाली है 10 निकाली है, तो 1/10 को अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.1 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.1 सेकेंड। तो कुल मिला के आवर्तकाल कितना निकला 0.1 सेकेंड और आवृत्ति कितनी निकली 10 हर्ट्ज निकली। अब देखिए ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसके दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी ओर दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। एक लड़की है मंजुला, वो समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख रही है और उसके और दर्पण के बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर। ये दर्पण है, ये दर्पण है और यहाँ पे मंजुला है। तो दर्पण और जो मंजुला है इसके बीच की दूरी अभी कितनी है 5 मीटर है। अब वो क्या करती है, दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, यानी अब मंजुला कहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई। कहाँ पे पहुंची, यहाँ पे। अब जब 1 मीटर ये आगे की ओर चलती तो अब इसके और दर्पण के बीच की दूरी कितनी हो गई 4 मीटर। अब बोला है कि मंजुला और जो प्रतिबिंब बन रहा है इसका समतल दर्पण में, इसके बीच की दूरी यहाँ पे आपको बताना है। तो हमने जब समतल दर्पण पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि समतल दर्पण में दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु होती है उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। यानी मंजुला अगर यहाँ पे 2 मीटर की दूरी पे है दर्पण से, तो उसका प्रतिबिंब भी 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। और अगर ये 2 फीट की है इसकी हाइट, तो हाइट भी कितनी रहेगी, प्रतिबिंब की भी 2 फीट ही रहेगी। कितनी रहेगी 2 फीट ही रहेगी। और ये सीधी कड़ी है तो ये सीधा ही प्रतिबिंब बनाएगा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो अब बताइए, अभी मंजुला की जो स्थिति है ये दर्पण से 4 मीटर की दूरी पे है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के अंदर 4 मीटर की दूरी पे बनेगा कि नहीं बनेगा। कहाँ पे बनेगा 4 मीटर की दूरी पे बनेगा। अब पूछा है मंजुला और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताना है, तो मंजुला और दर्पण के बीच की दूरी 4 मीटर और जो प्रतिबिंब बना है मंजुला का उसकी और दर्पण के बीच की दूरी कितनी है 4 मीटर। दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 + 4 कितनी आ जाएगी 8 मीटर मंजुला और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी आ जाएगी। तो इस प्रश्न में किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ज्वरनाशी, पैरासीटामोल, प्रतिफेन कारक, पॉलीएमाइड्स, सिलिकन्स, पूर्तिरोधी, एस्प्रिन या अस्थिक्षयरोधी कैल्सीफेरॉल। बताइए इनमें से कौन सा है ऑप्शन जो कि अच्छे से सुमेलित नहीं है, उसके कार्य से सुमेलित नहीं है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, देखिए जो ज्वरनाशी है, ज्वरनाशी पैरासीटामोल होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। ज्वरनाशी पैरासीटामोल का उपयोग हम किस में करते हैं, बुखार वगैरह में करते हैं ना, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, ये क्या है करेक्ट है। दूसरा है प्रतिफेन कारक, ये पॉलीएमाइड्स और सिलिकन्स होते हैं, सही है। जो एंटी फॉर्मिंग होते हैं, ये एंटी फॉर्मिंग के रूप में हम पॉलीएमाइड्स और सिलिकन का उपयोग करते हैं। पूर्तिरोधी, पूर्तिरोधी मतलब क्या होता है, पूर्तिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक। इसका मतलब क्या होता है एंटीसेप्टिक। जो एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक के रूप में क्या हम एस्प्रिन का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल नहीं। जो एस्प्रिन होता है ना, एस्प्रिन का उपयोग किस में किया जाता है, पेन किलर के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है, पेन किलर यानी दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। और पेन किलर के अलावा अगर बुखार है, सूजन है, तो इसको कम करने के लिए एस्प्रिन का उपयोग किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं किया जाता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है, तो सुमेलित ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। बाकी अस्थिक्षयरोधी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल यानी क्या है, विटामिन डी। क्या है, विटामिन डी। और विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, हड्डियों को अच्छा स्वस्थ बनाता है। तो इसीलिए अस्थिक्षयरोधी यानी अस्थि को क्षय होने से जो बचाएगा वो कौन बचाएगा, कैल्सीफेरॉल। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। हालांकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी उत्तल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और जो प्रतिबिंब बनती है उनकी प्रकृति कैसे होती है, आभासी, सीधी, उल्टी, छोटी, बड़ी, सारी चीज़ें हमने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के बारे में पढ़ी थी और इनके उपयोग को भी हमने पढ़ा था। मात्र 20 मिनट की क्लास
क्लास है थ्योरी की। अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं क्लियर है तो आप एक बार जाके ये 20 मिनट की क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण से 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। 2 प्रश्न आपको मिनिमम देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो हम साइड का जो मिरर होता है ना, जिससे हम पीछे का पूरा एरिया देखते हैं, वो कौन सा मिरर होता है, यानी जो पीछे का व्यू देखने के लिए उपयोग होता है वो कौन सा मिरर है, तो वो है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर है। अब जो उत्तल दर्पण है ये रियर व्यू मिरर के रूप में जाना जाता है, यानी ये पीछे का जो दृश्य है उसको दिखाने का काम करता है। अब देखिए, चाहे स्कूटी हो चाहे कोई भी वाहन हो, साइड में एक छोटा सा ऐसे गोल सा दर्पण रहता है, तो वो उत्तल दर्पण ही होता है। क्योंकि जो उत्तल दर्पण है ना, इसकी नेचर क्या होता है, ये एक तो सीधा प्रतिबिंब दिखाता है। कैसा प्रतिबिंब दिखाएगा, सीधा प्रतिबिंब दिखाएगा और छोटा प्रतिबिंब दिखाने का काम करता है, और बहुत ज़्यादा ये एरिया को भी कवर करता है, इसीलिए रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि जो अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। हाँ, एक कंडीशन में सीधा भी बनाता है, पर मैक्सिमम केसेस में ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक, और साथ ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो अब बताइए, अगर पीछे गाड़ी देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग कर देंगे, सॉरी अवतल दर्पण का उपयोग कर देंगे, तो जो अवतल दर्पण है ये उल्टा प्रतिबिंब बना देगा, यानी गाड़ी अगर सीधी खड़ी है तो ये चक्के को ऊपर कर देगा और उसके छत को नीचे कर देगा, और साथ ही बड़ा प्रतिबिंब बना देगा। तो अगर पीछे एक स्कूटी भी खड़ी है तो वो भी हमको एक बड़ी सी ट्रक नजर आएगी, हो सकता है उसका सिर्फ हमको इंजन नजर आए, पीछे का नजर ही ना आए कि उसके पीछे क्या खड़ा है। तो ऐसे पीछे कितनी गाड़ियां हैं, कितनी भीड़ है, इसका अंदाजा हमको नहीं लग पाएगा, इसीलिए हम रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। हालांकि अवतल दर्पण के भी बहुत उपयोग हैं। जो आंख कान वाले डॉक्टर होते हैं ना, आंख और कान के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सा, दांत के भी जो डॉक्टर होते हैं वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप कभी भी देखिए, दांत जब आप डॉक्टर को दिखाने गए होंगे तो दांत में एक छोटा सा मिरर लेंस जैसे लगाया जाता है। वो जो मिरर जब हम ऐसे दांत के पास ले जाते हैं तो वो जो अंदर के कीड़े होते हैं दांत को, उसको बड़ा करके एक्सपांड करके दिखाता है। तो इसीलिए आंख कान दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, वो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब दिखाने का काम करता है। बाकी जो मेकअप मिरर होता है, मेकअप मिरर भी कौन सा होता है, मेकअप मिरर या शेविंग मिरर, ये भी अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरे पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरे पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, या हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। बताइए, जो हरे पौधे हैं ये दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है। तो देखिए, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और कब करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बहुत जरूरी है। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है, यानी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है ये कब होती है, दिन में। तो अभी रात वाला ऑप्शन आया था ना कि हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं, रात के समय प्रकाश संश्लेषण, तो सबसे पहले तो आप इसको काटिए। हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, आप इसको भी काटिए, क्योंकि जो श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया ये दिन रात 24 घंटे लगातार चलने वाली क्रिया होती है। अब चाहे ये प्लांट की बात की जाए और चाहे कोई भी जीव जंतु है उसकी बात की जाए, चाहे प्लांट चाहे एनिमल, दोनों की बात करें तो श्वसन क्रिया ये 24 घंटे लगातार चलने वाली क्रिया होती है, केवल रात में या केवल दिन में नहीं होती। हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते, भाई करते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि 24 घंटे लगातार श्वसन चलता रहता है, तो ये भी हट जाएगा। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। देखिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन क्या किया जाता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है। और श्वसन जस्ट इसका अपोजिट है। श्वसन में क्या होता है, श्वसन में जो CO2 है यानी ऑक्सीजन को लिया जाता है और लेने के बाद इसको कोशिकाओं तक पहुंचाया जाएगा और कोशिकाएं क्या करेंगे, CO2 को छोड़ेंगे। इस कोशिकाएं CO2 को वातावरण में छोड़ने का काम करती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन ये एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत क्रिया होती हैं। और दिन के समय सनलाइट प्रेजेंट होती है तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है और श्वसन की दर कम होती है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस के कण इतने छोटे होते हैं कि ये छन के पात्र से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे मिश्रण को पृथक किया जाता है अपकेंद्रण विधि द्वारा, छनन विधि द्वारा, बाष्पीकरण विधि द्वारा या क्रोमेटोग्राफी द्वारा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए अपकेंद्रण विधि या सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है, जब ठोस के कण बहुत छोटे हों, इतने छोटे हों कि अगर इनको छाना जाए तो ये छन्नी से बाहर निकल जाए, तो उनको अलग करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड या अपकेंद्रण विधि का उपयोग करते हैं। जैसे कि दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम का बाहर निकालना, तो दूध से क्रीम, अगर आप दूध छानेंगे तो उसके साथ क्रीम भी निकल के चली जाती है। तो दूध के साथ अगर हम क्रीम, दूध से हमको क्रीम अलग करना है तो हम अपकेंद्रण विधि का उपयोग करेंगे। ये क्या होती है, इसमें बहुत तेजी से जो लिक्विड होता है उसको घुमाया जाता है, जिसकी वजह से क्रीम पार्टिकल अलग हो जाते हैं और दूध अलग हो जाता है। छानन विधि क्या होती है, ये बड़े कणों के लिए होती है। किसके लिए होती है, बड़े कण के लिए होती है, क्योंकि जो बड़े कण होते हैं ना, जब इनको छाना जाता है, ये फिल्टर किया जाता है तो ये फिल्टर में ही रुक जाते हैं। जैसे कि रेत और पानी को अलग करना, रेत और पानी को अलग करना, इनको हम छान के अलग कर सकते हैं। बाष्पीकरण मेथड क्या होता है, तो बाष्पीकरण विधि ये तब उपयोग की जाती है जब कोई ठोस किसी द्रव में घुला हो, जब ये जो ठोस है ये घुलित अवस्था में हो, घुला हुआ हो द्रव में। जैसे कि नमक और पानी, अगर नमक पानी में घुला है और हमको नमक प्राप्त करना है तो हम इसको क्या करेंगे, बाष्पीकरण कराएंगे, इसको हम गर्म करेंगे, वाष्पित करेंगे। वाष्पित करने से पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा और नमक शेष बचा रह जाएगा पात्र में। तो बाष्पीकरण विधि से हम नमक और पानी को अलग करते हैं। बाकी क्रोमेटोग्राफी पता ही है, ये रंगों के मिश्रण होता है। क्रोमेटोग्राफी मतलब क्या होता है, रंगों का मिश्रण, और रंगों के मिश्रण को अलग करना है, अलग अलग रंगों को अलग करना है, तो वो किस विधि से किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी विधि से किया जाता है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका से उस समूह को चुनिए जिसमें किसी पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर के सही भाग दिए गए हैं। पुंकेसर के भाग और स्त्री केसर के भाग यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं। ए है परागकोश तंतु बाह्य दल, ए क्या है, परागकोश तंतु बाह्य दल। अब इसके स्त्री केसर भाग दिए हैं अंडाशय, वर्तिकाग्र और पंखुड़ी, ये पंखुड़ी इधर चला गया है। बी है परागकोश बाह्य दल, वर्तिकाग्र, और इसके स्त्री केसर भाग दिए हैं अंडाशय, तंतु और वर्तिकाग्र। सी है परागकोश तंतु और इसके स्त्री केसर भाग हैं अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। डी है परागकोश तंतु और इसके स्त्री केसर भाग है अंडाशय, पंखुड़ी और बाह्य दल। कूट यहाँ पे दिया है, 1 में ए, 2 में बी, 3 में सी और 4 में डी दिया है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो फूल होते हैं ना, फूल के मेनली 2 प्रजनन अंग होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रजनन अंग होते हैं। एक होता है पुंकेसर, एक क्या होता है पुंकेसर, जिसको हम बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं, स्टैमेन। अब जो स्टैमेन होता है ये नर जनन भाग होता है। क्या होता है, नर जनन भाग होता है। अब नर जनन भाग में 2 भाग डिवाइड होते हैं, ये 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है एंथर, एक क्या होता है एंथर, और दूसरा क्या होता है फिलामेंट। क्या होता है, फिलामेंट। अब देखिए यहाँ पे जो ये ऐसा पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं एंथर, और ये जो पतला इससे जुड़ा होता है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। एंथर को बोलते हैं परागकोश और फिलामेंट को क्या बोलते हैं हम, तंतु। एंथर को बोलते हैं परागकोश और फिलामेंट को बोलते हैं तंतु। दूसरा जो होता है पुष्प का, वो क्या होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर को हम कार्पल या फिर पिस्टल भी बोलते हैं। अब जो कार्पल होता है ये मादा जनन अंग होता है, और मादा जनन अंग भी 3 भागों में डिवाइड होता है। ये ऐसे मादा जनन अंग होता है और ये भी 3 भागों में डिवाइड होता है। ये हो जाता है स्टिग्मा, ये क्या हो जाता है स्टिग्मा, और ये बीच का जो पतला भाग होता है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और ये जो गोल सा भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं ओवरी या फिर अंडाशय बोलते हैं। स्टिग्मा को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। स्टाइल को हम क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलेंगे। और ओवरी को हम क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्या बोलेंगे, अंडाशय बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये कार्पेल के भाग होते हैं, यानी स्त्री केसर के भाग होते हैं। और यही आपको चुनना है कि स्टेमेन यानी पुंकेसर के भाग में परागकोश और तंतु कहाँ पे लिखा है, और स्त्री केसर के भाग में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय कहाँ पे लिखा है। तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए पुंकेसर के भाग में परागकोश और तंतु यानी एंथर और फिलामेंट लिखा है, और स्त्री केसर के भाग में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र लिखा है। तो यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बाकी आप देख लीजिए, इसमें परागकोश तंतु ये तो ठीक है, लेकिन बाह्य दल दे दिया है जो कि इससे स्त्री केसर और पुंकेसर से रिलेटेड नहीं है। परागकोश यहाँ पे भी बाह्य दल दी है, यहाँ पे परागकोश तंतु तो ठीक दिया है, लेकिन यहाँ पे अंडाशय, पंखुड़ी और बाह्य दल दे दिया है, ये स्त्री केसर का भाग नहीं होता। यहाँ पे मैंने आपको स्टेमेन यानी नर जनन अंग के भाग पढ़ा दिए और कार्पेल यानी मादा जनन अंग के भाग बता दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्न कथन को पढ़िए और पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया है ए, संतुलित आहार हमें स्वस्थ रखता है। कारण दिया है संतुलित आहार में भोजन के सभी घटक सही अनुपात में होते हैं। कूट है केवल ए सही है, केवल आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ये दिया है कि संतुलित आहार हमें स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही है। अगर हम बैलेंस डाइट करते हैं तो वो हमको हेल्दी रखेगा और जितने भी पोषक तत्व होते हैं ये बैलेंस डाइट में मौजूद होते हैं और उचित मात्रा में भी मौजूद होते हैं जितने की हमारी बॉडी को आवश्यकता है। कारण दिया है कि संतुलित आहार में भोजन के सभी घटक सही अनुपात में होते हैं, तो बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा ही अभी कि जो बैलेंस डाइट होती है इसमें जो पोषक तत्व के सभी घटक हैं ये बिल्कुल फिक्स रेशियो में होते हैं जितना कि हमारी बॉडी को जरूरत होती है। तो एक तो ए सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय के आंतरिक स्तर या सतह को सुरक्षा कौन प्रदान करता है। अग्नाशयिक रस, श्लेष्मा, पित्त रस और पाचक रस। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो हमारे जठर ग्रंथियों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl स्रावित होता है तो ये हमारे स्टमक को जलाता नहीं है। अब जलाता नहीं है यानी कोई ना कोई सुरक्षा करता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना एसिडिक होता है कि अगर ये हमारे आमाशय के आंतरिक सतह से छू जाएगा तो ये सतह को क्या कर देगा, बिल्कुल डैमेज कर देगा, फफूले पड़ जाएंगे, छाले के रूप में बन जाएंगे। अब इनसे सुरक्षा कौन करता है, तो सुरक्षा करने का काम श्लेष्मा करती है। श्लेष्मा या फिर इसको हम म्यूकस भी कहते हैं, म्यूकस कहती है। देखिए आमाशय में क्या होता है, जो HCl निकलता है, HCl बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। ये भोजन के पाचन में मदद तो करता है, प्रोटीन के पाचन में मेनली मदद करता है। एक तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा और दूसरा ये क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिव करता है, उसके लिए अम्लीय माध्यम प्रोवाइड कराता है जिससे वहाँ पे प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। लेकिन ये अगर आमाशय की दीवारों से टकराएगा तो आमाशय की दीवार बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, जल जाएंगी, झुलस जाएंगी। इसीलिए आमाशय की दीवारों में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं श्लेष्म ग्लैंड या फिर इसको हम बोलते हैं म्यूकस ग्लैंड। क्या बोलते हैं, म्यूकस ग्लैंड बोलते हैं। अभी जो म्यूकस ग्लैंड होती है ये क्या करती है, श्लेष्मा की एक परत बना देती है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, इसकी एक परत बना देती है जिससे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आमाशय के आंतरिक सतह को टच नहीं कर पाता है, छू नहीं पाता है। तो यहाँ पे यही तो पूछा गया है कि आमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है, श्लेष्मा प्रदान करता है। बाकी अग्नाशयिक रस ये क्या होती हैं, अग्नाशय से निकलती हैं और ये पाचन में सहायता करती हैं। किसमें, पाचन में सहायता करती हैं। पित्त रस ये यकृत द्वारा बनता है। बनता कहाँ है, लीवर में बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, स्टोर जाके होता है ये पित्ताशय में। और पित्त रस का काम क्या होता है, वसा का पाचन करना या वसा पाचन में सहायता करना पित्त रस का काम होता है। बाकी ये पाचक रस एक सामान्य नाम दे दिया है, ये कोई सुरक्षात्मक परत नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी श्लेष्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु द्वारा श्वेत प्रकाश के सभी 7 रंग अवशोषित हो जाते हैं तो वस्तु किस रंग की दिखाई देगी। सफेद रंग की, काले रंग की, लाल रंग की या फिर नीले रंग की। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश ये सभी 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और जब क्या होता है, ये श्वेत प्रकाश किसी वस्तु में पड़ा और वो वस्तु सारे के सारे रंग को अवशोषित कर लेती है, यानी हमारे आंखों तक कोई भी रंग परावर्तित होकर नहीं पहुंचती। जब हमारे आंखों तक कोई भी रंग परावर्तित होकर नहीं पहुंचती है तो हमको वस्तु कैसे दिखाई देती है, काले रंग की दिखाई देती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अगर सभी रंग परावर्तित हो जाएं, क्या हो, सभी रंग परावर्तित हो जाएं, तो सभी रंग अगर परावर्तित हो जाएंगे तो हमको वस्तु किस रंग की दिखाई देगी, हमको वस्तु सफेद रंग की दिखाई देने लग जाएगी। और अगर कोई पर्टिकुलर रंग परावर्तित हो रहा है, जैसे कि लाल रंग परावर्तित हो रहा तो हमको वस्तु लाल रंग की दिखाई देगी। हरा रंग परावर्तित हो रहा है तो मतलब हमको वस्तु किस रंग की दिखाई देगी, हरे रंग की दिखाई देगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा के अणुओं के आधार पर 3 भागों मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड में विभाजित करते हैं। निम्न में से कौन सा ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण नहीं है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तथा फ्रैक्टोज। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा के अणुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। यहाँ पे पूछा है कि ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो चलिए एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मोनोसैकेराइड
मोनोसैकेराइड के बारे में। तो मोनोसैकेराइड का मतलब कि मोनो मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, मतलब ये एक ही प्रकार की शर्करा की इकाई से बनी होती है, यानी ये एक ही शुगर की इकाई से बनी होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। और इसको हम और छोटे शर्करा में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या छोटे शर्करा के अणुओं में इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, तो पहला आ जाएगा ग्लूकोज, क्या आ जाएगा, ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, दूसरा क्या है, फ्रक्टोज है, और तीसरा है गैलेक्टोज, तीसरा क्या है, गैलेक्टोज। तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये होते हैं मोनोसैकेराइड के। अब आ जाते हैं दूसरा ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, ओलिगो मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए जो ओलिगोसैकेराइड है, तो ओलिगो मतलब इसमें कुछ कम संख्या या कुछ ज़्यादा संख्या। देखिए क्या होता है कि ओलिगोसैकेराइड में अगर जो ये सामान्यता जो होता है 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड के इकाइयों के जुड़ने से बनता है। ओलिगोसैकेराइड है ये 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड की इकाई अगर जुड़ जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ओलिगोसैकेराइड। और इसमें मेनली जो होता है वो क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है, जो कि 2 शर्करा इकाइयों से जुड़ा होता है। अब इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा सुक्रोज, क्या आ जाएगा, सुक्रोज आ जाएगा। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल आ जाएगा माल्टोज, जो माल्टोज होता है ये भी ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और तीसरा क्या होता है, लैक्टोज, तीसरा क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, किससे, गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। तो ये हो जाएंगे ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल। तीसरा है पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड क्या होता है, जो कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हो, क्या है, तीसरा पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब नाम से ही क्लियर है कि बहुत सारे। अब ये क्या होता है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलके बना होता है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलके बना है, ये क्या है, पॉलीसैकेराइड। अब इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा, जो कि पौधों में भोजन का भंडारण करता है। दूसरा क्या आ जाएगा, ग्लाइकोजन, जो कि जंतुओं में भोजन का भंडारण करता है। तीसरा इसमें सेल्यूलोज आ जाएगा, सेल्यूलोज भी किस में आता है, पॉलीसैकेराइड में आता है। और जो काइटिन होता है, काइटिन भी किस में आता है, पॉलीसैकेराइड में आता है। और ये कीटों के बाह्य कंकाल जो बना होता है वो काइटिन का बना होता है, यानी वहाँ पे काइटिन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल पूछा है कि ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो सुक्रोज भी है, माल्टोज भी है, लैक्टोज भी है, अभी हमने पढ़ा है। लेकिन फ्रक्टोज किस में आता है, तो फ्रक्टोज आता है किसमें, मोनोसैकेराइड में। किस में आता है, मोनोसैकेराइड में, ये ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत नहीं आता। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इनमें से एक दुर्गंध युक्त यौगिक मिलाया जाता है, जिसका नाम है मेथिल मरकेप्टेन, एथिल मरकेप्टेन, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड या फिर टेट्रा एथिलेट। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो एलपीजी होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी ये ओरिजिनल में कैसी होती है, गंधहीन होती है। कैसी होती है, गंधहीन, यानी इसमें अपनी कोई गंध नहीं होती है। लेकिन ये रिसेगा तो पता कैसे चलेगा, तो रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एक तेज दुर्गंध वाला यौगिक मिलाया जाता है। और वो तेज दुर्गंध वाला यौगिक कौन सा है, एथाइल मरकेप्टेन या एथिल मरकेप्टेन। ये एलपीजी में मिलाया जाता है, जिससे अगर ये लीक होती है तो एक तेज दुर्गंध आती है। ठीक है, बोलते हैं ना गैस लीक हो रही है, तो जो गैस लीक हमको दुर्गंध आई है वो किसकी आई है, एथिल मरकेप्टेन की आई है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्रों के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों का नीचे दिया गया कौन सा मिलान सही है। यहाँ पे सही मिलान आपको बताना है। स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया है। यकृत, जहाँ प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। आमाशय, जहाँ पित्त रस संचित होता है। पित्ताशय, क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है। या अग्नाशय सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनको आपको मैच करना है। फिलिंग जो मैच करने का आता है ना, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और कब पूछा गया है, जुलाई 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे ABCD कूट दिए हैं कि A के साथ कौन होगा, यानी A का थर्ड होगा, B का फोर्थ होगा, C का सेकेंड होगा या D का फर्स्ट होगा। ये आपको कूट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मैच करके बताना है। अब बताइए, जो यकृत होता है, लीवर होती है। लीवर क्या होती है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, लीवर सबसे बड़ी, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ये क्या करता है, पित्त रस को बनाता है। ये क्या करता है, पित्त रस को बनाने का काम करता है। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं आमाशय। आमाशय का काम क्या होता है, ये क्या करता है, आमाशय में HCl और पेप्सिन की सहायता से प्रोटीन का पाचन प्रोटीन के पाचन की क्या होती है, शुरुआत होती है। अभी हमने पढ़ा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या करता है, पेप्सिन को एक्टिव करता है, जो कि प्रोटीन के पाचन की शुरुआत
शुरुआत कर देता है। तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन आरंभ हो जाता है। पित्ताशय में जहाँ पित्त संचित रहता है, यानी जहाँ पित्त स्टोर रहता है, और अग्नाशय क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचक रस यानी जो पाचक एंजाइम है उनको मुक्त करने का काम करता है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे ए का क्या होगा, ए का फोर्थ होगा, ठीक है। बी का फर्स्ट होगा, सी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, और डी का क्या है, थर्ड है। ऑप्शन नंबर थर्ड में यह सीक्वेंस दिया है। अगला प्रश्न है, ये एक पेडागोजी का प्रश्न आ गया है कि पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है, पता लगाने के लिए एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिनों के लिए रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई। थोड़े बीज गीली रुई पर रखना है, बहुत सारे बीज गीली रुई पर रखना है, थोड़े बीज सूखी रुई पर रखना है, या बहुत सारे बीज सूखी रुई पर रखना है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंस बताने का प्रश्न है कि पानी जो है ये बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है। अब एक शिक्षिका ये बच्चों को समझाना चाहती है, तो वो क्या करेगी, महत्वपूर्ण सलाह देगी, ये बोलेगी कि आप गीली रुई करिए और उसमें कुछ बीज को रखिए, और सूखी रुई रखिए और उसमें कुछ बीज को रखिए, और उसको कुछ समय तक के लिए आप ऑब्जर्व करिए, देखिए जो पानी वाला रुई है ना, यानी जो गीली रुई है उसमें बीज अंकुरित होते हैं कि सूखी रुई में बीज अंकुरित होते हैं। तो जो पानी वाला, ऑब्वियस सी बात है, जो पानी वाली बीज है उसमें यानी जो पानी वाली रुई वाली जो बीज है उसमें बीज क्या होते हैं, अंकुरित होने लगते हैं, जबकि सूखे रुई वाले बीज अंकुरित नहीं होते। तो इससे क्या है, बच्चे तुलना करेंगे और तुलना करके सीखेंगे कि हाँ जो पानी है, पानी बीजों के अंकुरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे शिक्षक एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई। वो कौन सा सलाह देना भूल गई कि थोड़े बीज सूखी रुई पे रखना है। अगर सूखी रुई पे नहीं रखेंगे तो कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे कि हाँ पानी की वजह से ये जो बीज अंकुरित हुआ है या हवा की वजह से अंकुरित हुआ है, यानी किस कारण से ये बीज अंकुरित हुआ है, ये नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये इन्होंने अंतर नहीं किया है, इन्होंने सूखी रुई में बीज नहीं रखे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ M को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रखकर ढक दिया जाता है। थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान में डाला गया और घोल का नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया, कागज का रंग लाल हो गया। पदार्थ M निम्न में से कौन सा हो सकता है, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या फिर सल्फर। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। एक M पदार्थ है, M को हम गर्म किए और गर्म करके गैस के मर्तबान में रखा, फिर उसमें पानी डाल के एक घोल बनाए, और ये जो घोल है जब इसका हम परीक्षण किए तो ये क्या किया, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर दिया। अब नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित किया मतलब ये क्या होगा, अम्ल, क्योंकि अम्ल की क्वालिटी होती है नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करना। अब देखिए यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम जब जल के साथ क्रिया करेगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि क्या है, क्षारीय है। एल्यूमिनियम ऐसे परीक्षण के लिए उपयोग किया नहीं जाता है। मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब जल से क्रिया की जाती है तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस का निर्माण करता है, और ये भी कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित नहीं करेगा। लेकिन जो सल्फर है, सल्फर क्या है, सल्फर को जब हम जलाते हैं तो सल्फर जल के क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जब क्या करेगा, जल के साथ क्रिया करेगा, यानी जल में घोला जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बनाएगा, H2SO3 यानी सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा, और ये अम्ल है तभी ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करेगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी M पदार्थ क्या है, M एक सल्फर है। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की परावर्तित होती रहती है। तीव्रता, चाल, आवृत्ति, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या एक तथा दो। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। हालांकि ये प्रश्न मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये प्रश्न इतनी बार रिपीट हुआ है ना एग्जाम में, इसलिए आज यहाँ पे भी आ गया। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तीव्रता बदल जाती है। माध्यम बदलने से क्या होता है, ध्वनि का कुछ भाग परावर्तित हो सकता है, कुछ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, इसलिए तीव्रता बदल जाती है। चाल तो बदलनी है, यानी जब एक माध्यम ठोस से ये किस में जाएगी, गैस में जाएगी। अब गैस में जो ध्वनि की चाल है ये कितनी है, 343 मीटर पर सेकंड। वहीं पे ठोस में ध्वनि की चाल कितनी है, उसमें द्रव में ध्वनि की चाल कितनी है, ये द्रव की बात हो रही, 1500 मीटर पर सेकंड है ना। ठोस में इससे भी ज़्यादा होती है। आप स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह में देख लीजिए ध्वनि की चाल बहुत ज़्यादा होती है। तो माध्यम बदलने से ध्वनि की चाल तो बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलती, क्योंकि आवृत्ति जो है ये स्रोत पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है कि किस स्रोत से आई है, ना कि
माध्यम पे डिपेंड करती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे दिया है। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। हर एक प्रश्न को हमने समझ समझ के पढ़ा है, और ऐसे ही आपको एग्जाम में पढ़ना है, तभी आप अच्छे साइंस में नंबर ला पाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।